हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बलबन के बारे में बताने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है सिर्फ आपके एग्ज़ाम के बेस से ही लिखा हुआ है। जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए देख लेते हैं। बलबन का शासनकाल कब से कब तक था? 1266 से लेकर के 1287 तक था। आइए देख लेते हैं। बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन। जाति इल्बरी तुर्क। जिस तुर्क जाति से इल्तुतमिश आता था उसी जाति से इल्बरी तुर्क जाति से बलबन का भी संबंध था। बलबन का उपनाम जो था बलबने खुर्द था। याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है। बलबन का उपनाम जो था बलबने खुर्द था। हालांकि पकड़ ले जाएंगे क्योंकि बलबने से ही बलबन बना हुआ है। उपनाम बलबने खुर्द था। इसकी उपाधि देख लेते हैं। गयासुद्दीन। जब बलबन शासक बना तब ये उपाधि गयासुद्दीन धारण किया था। उलुग खान। उलुग खान की जो उपाधि थी नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि दी थी। आइए देख ले। जिले इलाही। जिले इलाही जो है, जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। इन्होंने बलबन ने जो वंश चलाया था, गद्दी बैठा था, तो उसको बलबनी वंश के नाम से बलबन ने अपना वंश चलाया था। नीति जो अपलाई थी बलबन ने, लौह और रक्त की नीति, मतलब खून का बदला खून। आइए चलिए देखते हैं बलबन के थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। बलबन के जो पितामह थे वो इल्बरी तुर्क कबीले के एक मुखिया थे। बचपन में ही बलबन को मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया जाता है, बलबन और बलबन के भाई किसलू खान को। लेकिन कुछ समय बाद मंगोल क्या करते हैं, बगदाद के बाजार में एक दास व्यापारी जमालुद्दीन बसरी के हाथों बलबन को बेच दिया जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद बलबन को दिल्ली में इल्तुतमिश ने 1233 में खरीदते हैं। जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पे था उसी समय बलबन को इल्तुतमिश ने दिल्ली में खरीदा था। आइए देख लेते हैं बलबन एक दास से सुल्तान तक, गुलाम से सुल्तान तक के सफर के बारे में। जब बलबन इल्तुतमिश के शासनकाल में था तो बलबन को खासदार का पद दिया गया था, मतलब अंगरक्षकों का प्रधान। अंगरक्षकों के प्रधान के पद पर इल्तुतमिश के शासनकाल में बलबन ने कार्य किया था। आइए देख लेते हैं। रजिया के समय में बलबन को अमीर ए शिकार का पद दिया गया था, मतलब शिकार, एक शासक के शिकार की सारी व्यवस्थाएं करना अमीर शिकार का कार्य होता था। रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर शिकार के पद पर कार्य किया था। आइए देख लेते हैं। बहराम शाह के समय में अमीर ए आखुर। खुर से क्या होता है? जैसे खुर होता नहीं है, खुर का मतलब होता है जैसे घोड़सवार होते हैं, घोड़ों के, जानवरों के जो खुर होते हैं, इसीलिए अमीर ए आखुर मतलब अस्तबल का अध्यक्ष, अश्वशाला का प्रधान अध्यक्ष के पद पर बहराम शाह के शासनकाल में बलबन ने कार्य किया था। आइए देख लेते हैं। मसूद शाह के समय में अमीर ए हाजिब मतलब दरबारी शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए मसूद शाह के शासनकाल में बलबन ने इस पद पर कार्य किया था। नासरुद्दीन महमूद के समय में बलबन ने नायब के पद पर कार्य किया था। आइए देख लेते हैं। जब नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती तो बलबन शासक बन जाता है। बलबन अपना राज्याभिषेक 1266 में करवाया। लेकिन बलबन के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो साम्राज्य का विस्तार करे या साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करे। बलबन ने ये सोचा कि अगर हम विस्तार ही करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा जो सल्तनत है वो अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। बलबन गुलाम से सुल्तान तक का सफर किया था, इसीलिए उसे दर पता था कि कहां कहां पे शासन सत्ता चलाने में कमियां आ रही हैं। तो बलबन ने सबसे पहले क्या किया कि चालिसा दल को समाप्त कर दिया, क्योंकि चालिसा दल ही समय समय पर सुल्तान के कार्यों में अड़ंगा अड़ा रही थी। इसीलिए बलबन ने यह सोचा कि सबसे पहले हमें चालिसा दल का दमन कर देना चाहिए। जब ये दमन हो जाएंगे तो हमारे कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। बलबन ने अगला कार्य क्या किया? बलबन ने सबसे पहले दिल्ली के आसपास जो मेवाती डाकू लोग फैले हुए थे, ये दिल्ली की जनता को परेशान करते थे, व्यापारियों को लूटते थे और जनता को भी लूटते थे, और लूट करके ये मेवाती डाकू अपना जीवन यापन, लूटे हुए धन से जीवन यापन करते थे। बलबन ने क्या किया कि सारे मेवाती डाकुओं का दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से पूरी तरीके से सफाया कर दिया। अब दिल्ली की शासन सत्ता सुचारू रूप से
चलने लगा। अब बलबन ने अगला कदम उठाया, उन्होंने क्या किया, इसे ईरानी प्रथाएं बहुत पसंद थी, इसीलिए बलबन ने ईरानी त्योहार नौरोज को भी अपने दरबार में लागू किया। और सिजदा 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 का मतलब क्या होता है कि झुक करके प्रणाम करना। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने झुक करके प्रणाम करना। ये भी प्रथा लागू किया। पैबोस, इन्होंने एक प्रथा और, नौरोज ये पारसी त्यौहार था, बलबन ने अपने दरबार में लागू किया। सिजदा, सिजदा का मतलब होता है कि सुल्तान के सामने झुक करके प्रणाम करना। पैबोस, पैबोस का मतलब होता है कि सुल्तान के सामने लेटकर उसके चरण को चूमना। पैबोस, पैबोस, ये 3 प्रथाएं क्या किया, बलबन ने अपने दरबार में लगाया। और बलबन ने अपने पौत्रों का जो नाम रखा वो ईरानी शासकों के नाम पर ही अपने पौत्रों का नाम बलबन ने रखा। बलबन ने अपनी एक वंशावलियाँ तैयार की। बलबन ने अपना एक वंशावली तैयार की जो अपना संबंध, अपना वंशज जो जोड़ा फारसी योद्धा अफरासियाब को, अफरासियाब का अपना वंशज बताया। आइए देख लेते हैं। इसी समय दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में हंसी ठहाके, जोक मजाक, ये सारी चीज़ें बलबन ने दरबार में प्रतिबंध लगा दिया। बलबन के दरबार में सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते थे। एक तो शासक बलबन खुद ही दरबार में बैठता था, या उसका कोतवाल, कोतवाल का नाम फखरुद्दीन था, या उसके दरबार में फखरुद्दीन ही सिर्फ फखरुद्दीन ही गद्दी पर फखरुद्दीन ही बैठ कर दरबार में बैठ सकता था, या खलीफा के 2 प्रतिनिधियों को दरबार में बैठने की अनुमति थी। सिर्फ कोतवाल फखरुद्दीन और खलीफा के 2 प्रतिनिधि, इन्हीं तीनों लोगों को दरबार में बैठने की अनुमति थी। बाकी जितने भी दरबारी थे वो दरबार में खड़े होकर ही अपना समाचार सुना सकते थे। बलबन ने क्या किया था, जिस समय बलबन शासक बना उस समय जो वित्त विभाग था और आरिज विभाग था, मतलब सैन्य विभाग और वित्त विभाग जो था दोनों एक ही था। बलबन ने सबसे पहले सैन्य व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए वित्त विभाग से सैन्य विभाग को अलग कर दिया और सैन्य विभाग का जो नाम रखा दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज का नाम सैन्य विभाग था। आरिज का मतलब आ माने आरिज मतलब सैन्य विभाग। दीवान ए आरिज का नाम रखा। ख्वाजा नामक अधिकारी भी बलबन ने नियुक्त किया। इसका कार्य था जो अक्तादार थे उनके बकाया हुए राशि को उपलब्ध कराना, ये ख्वाजा नामक अधिकारी का कार्य था। इसी समय बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया। इसी बलबन के ही समय में बंगाल में तुगरिल खान का विद्रोह होता है। बलबन ने अवध के इक़्तादार अमीन खान को बंगाल के विद्रोही तुगरिल खान का विद्रोह दमन करने के लिए भेजता है, लेकिन अमीन खान विद्रोह को दमन नहीं कर पाता है। बलबन अमीन खान की हत्या करके अयोध्या के गेट पर लटका देता है। उसके बाद लटका देता है। पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोलों का भी खतरा बना रहता था। पहली बार बलबन ने पश्चिमोत्तर सीमा पर किले का निर्माण करवाया और अपने चचेरे भाई शेर खान की नियुक्ति की। शेर खान की हत्या बलबन ने इसलिए कर दिया था क्योंकि वो लगातार मंगोलों के आक्रमण को विफल कर रहा था। उसकी वीरता को देख करके बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खान की भी हत्या करवा देता है। बंगाल में तुगरिल खान के बाद वहाँ का जो शासक बनाता है अपने पुत्र बुगरा खान को बनाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद बुगरा खान से मंगोलों के विरुद्ध बलबन अपने पुत्र बुगरा खान को नियुक्ति करता है, लेकिन कुछ समय बाद बुगरा खान पश्चिमोत्तर सीमा को छोड़ करके बंगाल चला जाता है। लेकिन उसके बाद अपने शहजादा मोहम्मद की नियुक्ति करता है, लेकिन मंगोलों से लड़ता हुआ मोहम्मद 1286 को मारा जाता है। शहजादा मोहम्मद को बलबन शहीद की उपाधि देता है
किसकी उपाधि देता है? शहीद की उपाधि किसको देता है? शहजादा मोहम्मद को बलबन शहीद की उपाधि देता है। बलबन के दरबारी जो कवि थे, एक अमीर खुसरो थे और एक अमीर हसन थे। बलबन की मृत्यु 1287 में हो जाती है। थैंक यू। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के बेस से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।